अच्छा, अब आपने जो एडिटर यूज़ करना है, आपके पास एक आप टाइप करोगे, स्क्रीन है ना सामने? ओके। एक तो ये आपके पास नोटपैड आपके विंडोज़ में पहले से इंस्टॉल होता है। इसके बाद एक ये है नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये आपने जिस तरह जैम्प को डाउनलोड किया था, इसी तरीके से आप नोटपैड प्लस प्लस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैम्प से भी इजी है। जस्ट डाउनलोड 7 MB मैक्सिमम और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे। आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नोटपैड प्लस प्लस के बाद ये वीएस कोड भी है, वैसे विजुअल स्टूडियो कोड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट में जो है नोटपैड प्लस प्लस ही यूज़ करेंगे, ताकि जो टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके जहन में रहें, वो रटा ना लगे, रटा ना लगे, या आपको जो इन्हें हम कहते हैं आईडीई, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इन तमाम कोड्स को, तो इन आईडीईज की तरफ से आपको कोई मदद ना मिले। ठीक है, थोड़ा सा जब आपको कुछ प्रॉपर्टीज टैग्स याद हो जाएंगे, तो उसके बाद हम विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, ताकि कुछ तो एक आपके हाथों में ग्रिप हो, प्रॉपर्टीज टैग्स। फिर भले आप जो है वो विजुअल स्टूडियो वीएस कोड की तरफ आ सकते हैं। अगर वीएस कोड पे पहले से ही ट्राई कर लिया तो मतलब आप वो एक हैंडी हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप अभी प्रॉपर्टी किसी टैग की टाइप करोगे, वो खुद ही शो करवा देगा। तो हाँ, क्लोज भी खुद ही कर देगा। बहुत सारे हैं, एडोबी ड्रीमवीवर भी है। ठीक है, तो लेकिन हम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम कुछ वो लेके यूज़ करेंगे। पीएचपी स्टॉर्म भी है, बहुत सारे हैं। तो ये बहुत एक लाइट वेट है नोटपैड प्लस प्लस, तो हम इसी को लेके अपना स्टार्ट करेंगे। बल्कि मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं ग्रुप में ड्रॉप ड्रॉप कर दूंगा वंस इंस्टॉल्ड। अच्छा, ये आपका एक इस तरीके से एक आपके पेजेस ये तो बने हुए हैं। तो मैं अब आपको एक सिंपल पेज की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपने जब एक पेज बनाना है तो फॉर एग्जांपल आपका स्टार्ट ऐसे होगा, एट नोटपैड आपने स्टार्ट कर लेना है। इसको मैं बंद कर दूँ। अच्छा जी, ये देखें, डॉक टाइप HTML, ये लिखें ना लिखें दैट्स ओके। कुछ ब्राउज़र्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, कुछ ब्राउज़र्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, स्टाइल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, अदरवाइज़ आप ओके है। डॉक टाइप HTML। अच्छा, HTML लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? लैंग ई एन, या अगर मैं इसको लैंग ई एन ना लिखूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है? ना भी लिखें तब भी ठीक है, तब भी इसने डिफ़ॉल्ट तौर पे उसी को लेके चलना है। ये लैंग ई एन हम लोग इस तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारी वेबसाइट मल्टीपल, हो सकता है कि मल्टीपल लैंग्वेज पे हो, अरेबिक में हो या उर्दू में या किसी और मल्टीपल बाइलिंगुअल हो या मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर हो, तब हम इसको स्टार्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखें, HTML के बाद हमने क्या कहा था? सबसे पहले आपका हेड टैग स्टार्ट होगा। उसी हेड में टाइटल डिफाइंड है, उसी हेड में SEO सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स डिफाइंड है, CSS की लिंकिंग डिफाइंड है, सब कुछ वहीं पे डिफाइंड है। तो अभी आपने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ वो उसके नोट कर लीजिए। हेड के अंदर ये पहला टैग आपका, ये देखें, टाइटल टैग आ रहा है आपका। ठीक है, ये आपका टाइटल टैग आ रहा है। अभी ये लिंकिंग में अभी आपको इस तरफ नहीं लेके जा रहा, तो अभी भी लिंकिंग को छोड़ दें। और यहाँ पे आपका हेड क्लोज हो गया। ठीक है, यानी कि अब टाइटल में आप जो भी लिखोगे वो आपके लेफ्ट टॉप बार के ऊपर वो अपीयर हो रहा होगा। ये हमारा हेड यहाँ पे क्लोज हो गया। अब मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ। देखें बॉडी, अब इसको ये एक बहुत बड़ा पेज है अभी आपके सामने, तो हम बॉडी के अंदर क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग लिखा, और ये अपनी प्रैक्टिस बना लेना ये वाली, कि जब आप एक टैग को शुरू करो वहाँ पर उसको क्लोज भी कर लो। ठीक है, फिर उसके अंदर लिखते जाओ। उसका फ़ायदा आपको ये है कि कोई भी टैग आपका ओपन रहने का खर्चा या ओपन नहीं रहेगा। टैग आपके साथ साथ इस तरीके से थे। अच्छा, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूं? फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H1, और H1 को आप वहीं पर क्लोज कर लें। अब मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी आप लिखेंगे टैग्स के बीच में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल NFTP HTML क्लास 1, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ये H1 है, H1 फॉर हेडिंग 1। 1 मीन्स सबसे बड़ी हेडिंग है। इसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 6 तक आपकी हेडिंग्स हैं
H6 सबसे छोटी है, 5 उससे बड़ी, 4 उससे बड़ी, 3 उससे बड़ी, 2 उससे बड़ी और 1 जो है वो सबसे बड़ी आपकी हेडिंग है। तो ये हमारी एक हेडिंग हमने लिख दिया बॉडी के अंदर। बल्कि एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, वेलकम टू NFTP क्लास। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ पैराग्राफ टाइप कर दूँ हेडिंग के बाद, एक कुछ पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ टाइप कर दूँ, पी और उसके बाद पी क्लोज। अब इस पी के अंदर मुझे जो भी कुछ है वो लिखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई सेंटेंस बताएं मुझे। फॉर एग्जाम्पल टुडे ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, मैंने कुछ भी पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसके बाद क्या कोई आपकी तरफ से कोई बताएं, कोई जो लिखें थोड़ा सा, ताकि हमारा पेज थोड़ा सा कुछ बन के सामने आए। टैग बताओ ना कोई। हम्म अभी इमेज में ठीक है, इमेज डाल सकते हैं, लेकिन फिर बाद में जाते हैं। बोल पड़ो यार। हम्म वो हो गया। अच्छा भाई ठीक है, चलें। बॉडी वन, इसके बाद हमने क्या करना है, HTML क्लोज। अब आपने इसको सेव करना है। सेव करते वक्त देखें ये पहले पूछेगा मैं कहाँ सेव करूँ। ठीक है, तो आप इसको भले डेस्कटॉप में सेव कर लें या किसी, इसके लिए वो जैम्प वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको htdocs में जाके सेव करना है, बिकॉज इट इज़ अ स्टैटिक साइट। इसको कोई जैम्प शैम्प चलाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ पर आए तो पहली बात आपने इसको मीनिंगफुल नाम देना है। आपने ये नाम नहीं देना सबूर, सुलेमान, अपने नाम से नहीं। आपने कि इनको, ये हमें क्लासेस में भी यही बताया जाता था कि आपने इस तरीके के नाम आपने यूज़ नहीं करने। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यूज़ नाम देते हैं HTML क्लास। स्पेसिस आप दे सकते हैं लेकिन ना दें, बेहतर है। स्पेसिस की जगह HTML अंडरस्कोर्स और हाइफन्स आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हाइफन यूज़ किया जाता है, तो हाइफन हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आपने आता है नीचे, देखिए नीचे लिखा हुआ है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि ये क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे अगर H दबाएं, ये देखें यहाँ पर ये वाला नज़र आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ। इसके ब्रैकेट में देखें क्या क्या लिखा हुआ है, .html, HTML। आपने ये वाला पकड़ के आप इसको कर दें सेव। ठीक है, अब हमने इसको देखें कहाँ सेव किया, ये रहा। ये ब्राउज़र की शक्ल में अब आ रहा है, जी आ रहा है ये। अब इसको हम अगर खोलें तो क्या होगा, अब ये देखो जहाँ मेरा माउस है इस वक्त, टाइटल आ रहा है, माउस यहाँ पे है। ठीक है, टाइटल आ रहा है, ये मेरी क्या हो गई, एक हेडिंग हो गई। और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, उसका पैराग्राफ लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप इसमें ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल आप H4 को हम ऐड करते हैं और H4 की हम एक उसको क्लोज कर देते हैं। H4 में क्या लिखें आगे हम, क्या इसकी हेडिंग आगे, नेक्स्ट बूटस्ट्रैप का क्या फ़ायदा है? वेरी गुड। सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमें रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प आउट करता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा। नहीं तो अगर बूटस्ट्रैप ना हो तो हमें टन्स ऑफ CSS
लिखनी पड़ती है एक साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में। और रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि एक आपकी जो वेबसाइट है वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, वाइड स्क्रीन है, जैसे भी है, जब भी वो वेबसाइट आपको उसकी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर खुलेगी, वो अपने साइज को अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, अब आपने सेव करना है उसको, जो हमने अभी पेज पे काम किया है। सेव करने के बाद अपने पेज के ऊपर आए और रिफ्रेश का बटन दबा दें। देखिए, कुछ मुश्किल लग रहा है ये? नहीं लग रहा? इंटरेस्टिंग है, चलें बेहतर है तो फिर अच्छा हो गया जी। सेव के बाद पेज रिफ्रेश करना है ना, जो आपने, चूंकि ब्राउज़र है आपका, आपको ये जो आपने टाइपिंग की है, जो भी चेंजेस किए हैं, ये तब तक स्क्रीन पर नहीं लेके आएगा अनलेस आप पेज को रिफ्रेश नहीं करते। हाँ, वही पेज जिस पे आप काम कर रहे हो रिफ्रेश कर दो बस। अगर क्लोज भी हो गया, फॉर एग्जांपल गलती से क्लोज हो गया, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल आके दोबारा खोल ले, ये ले। और जो भी चेंज की है, फॉर एग्जांपल पी से बड़ा पी या छोटा पी भी डाला है, तो आपने उसको आके ऐसे रिफ्रेश कर देना है बस। ये आपका एक बेसिक नॉर्मल HTML का पेज का स्ट्रक्चर है। तमाम की तमाम जो आपकी वेबसाइट्स हैं HTML के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, जो भी कुछ है वो सारी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं। HTML नहीं तो समझ लें कि कुछ भी नहीं है। हेलो, हाँ। ये सुबह से प्रॉब्लम है ये। तुम डोर नॉक करके पूछ लो अभी। अच्छा, अब आपने देखें, जब भी हम अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, तो जब आप एक बनाएंगे ना एक वेबसाइट को, तो हमें एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने लेके चलना है हमारे कोड को वेल स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे है कि आपकी फाइल्स कहाँ प्लेस हुई हुई हैं, आपके इमेजेस कहाँ प्लेस हैं, आपके CSS, आपकी JS फाइल्स कहाँ पे प्लेस हुई हुई हैं। ऐसे नहीं कि बस स्कैटर हुआ हुआ है सब कुछ, वो काम आपने नहीं करना। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ये देखिए, ये मैंने एसेट्स का फोल्डर बनाया हुआ है और एसेट्स के अंदर सब कुछ, CSS का अलग फोल्डर है, इमेजेस का अलग फोल्डर है, JS का अलग फोल्डर है। तो आपका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें नहीं करोगे तो सारा कुछ यहीं पे बिखरा हुआ पड़ा हुआ होगा। एक तो फाइल ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कभी आती है तो फाइल ढूंढने के अंदर आती है। तो हम अभी एक काम करते हैं कि हम इसको फॉर एग्जांपल हम फोल्डर बना देते हैं NFTP HTML के नाम से, और मैं इसको इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा प्लेस हो गया। यहाँ पर मैं एक और फोल्डर, लाइक मैंने आपको बताया कि आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चलना आपके कोड को, स्ट्रक्चर को, ताकि जब भी कोई भी देखे तो उसको पता चले कि हाँ, ये एक किसी प्रोफेशनल ने काम किया हुआ है, ना कि किसी इंटरमीडिएट या बिगिनर ने जिसने कोडिंग स्ट्रक्चर फोल्डर्स का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। क्योंकि कुछ आपके आते हैं W3 स्टैंडर्ड्स। क्या है वो W3 स्टैंडर्ड्स? कोड स्टैंडर्ड्स नहीं, पर W3 स्टैंडर्ड आपको यही बताता है ना कि आपने जब भी कोड करना है, आपने कमेंटेड कोड करना है। कमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर, फोल्डर के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, कि ताकि जब भी कोई फाइल, कोई JS फाइल, जब भी किसी को फाइंड आउट करनी हो तो वो इजीली फाइंड आउट हो जाए, ढूंढनी ना पड़े, स्केटर ना, स्पेगेटी ना बनी हुई हो, जिसे नॉर्मली कहा जाता है स्पेगेटी कोडिंग। वो स्पेगेटी कोडिंग ना हो। अब आप स्पेगेटी से समझ लें कि वो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या मतलब है इसका। तो हम यहाँ पर बना देते हैं एसेट्स का फोल्डर। ठीक है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर हम एक बनाते हैं। अब हमें क्या क्या चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल
हमें CSS चाहिए, जो भी हमारी CSS फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमारी डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग से मतलब जो हमारे टैग की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, जो कलरिंग है, जो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइजिंग, जो कुछ भी है वो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन होगी। CSS हमारी काफ़ी टाइप्स की हैं, 4 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं? ठीक है, इनलाइन, इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल हो गया। ओके, प्रेफरेबल कौन सी है? एक्सटर्नल। प्रेफरेबल हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। ठीक है, अब CSS के बाद हमें फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट चाहिए। JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लेते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं इमेजेस का फोल्डर। ठीक है, कि जो भी हमारे इमेजेस होंगे वो यहाँ पे ड्रॉप होंगे, जो CSS की फाइल्स हैं वो वहाँ पे होंगी, जो JS की फाइल्स हैं वो वहाँ पर होंगी। अच्छा, अब हम एक इमेज ले लेते हैं। अब इमेज यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है? पहली बात, अव्वल आप इमेज को कहीं भी डाल सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, मैंने फोल्डर में नहीं रखा। अब आपको इमेज को पाथ देना होगा। जब आप इमेज अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपको उसका पाथ देना होगा। पाथ मतलब कि वो इमेज की लोकेशन क्या है, वो इमेज C में पड़ा है, D में पड़ा है, D के किसी फोल्डर या फिर विद इन फोल्डर पड़ा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है। दिस इज नॉन एज पाथ। पाथ से और आसान समझें, ये वाला जो है, ये वाला आपका पाथ है जो ऊपर हाईलाइटेड है। ठीक है, ये आपका पाथ कहलाता है, एड्रेस कहलाता है। तो आपने इमेज कहाँ रखा हुआ है ये आपने उस ब्राउज़र को बताना है इन कोड, ताकि वो फाइंड आउट करके आपको इमेज को डिस्प्ले करवा सके। अच्छा, अब मैंने आपको जिस तरह कहा कि आप इमेज कहीं भी रख सकते हैं, तो उसमें नुकसान क्या है? अब जैसे मैंने बाहर रख दिया, ये रखा हुआ, क्या नुकसान है? वेरी गुड, ज़्यादा लंबा पाथ बनाना पड़ेगा। कई दफ़ा ऐसा होगा कि वो पाथ मेरे में कुछ मुझसे मिस्टेक हो जाएगी, वो इमेज फाइंड नहीं होगा, मैं लगा रहूँगा यार ये किधर क्यों इमेज नहीं आ रहा। तो पाथ एक अपना ऐसा रखें, ठीक है, जो एक इजीली अप्रोचेबल हो। आप उसको टाइप करें और आपके सामने आपकी इमेज जो है वो सामने डिस्प्ले हो जाए। इसलिए हमने इस इमेज को यहाँ नहीं रखना, इसको हमने अपने जो हमने एसेट्स का फोल्डर बनाया था और इमेजेस का फोल्डर बनाया था वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये हमारा इमेजेस के अंदर एक आ गया। अब अब मुझे बताएं कि मेरा पाथ, मैं इस वक्त हूँ HTML क्लास के अंदर, ठीक है, मेरा पाथ क्या होगा? स्लैश फिर इमेजेस। वेरी गुड, ठीक है, मैंने ये वेब अपनी खोली। ठीक है, ये अब मैं कहते हैं कि यहाँ पे फिर एक अब हम H2 करवा देते हैं। H2, ठीक है, हाँ H2 हेडिंग है। H1 से लेके H6 तक मैंने हेडिंग टाइटल दे दिया ना। यही तो चीज़ है कि आपको एलेबोरेट करना है, डिज़ाइनिंग करनी है, बताना है। अब देखो, मैं वैसे सिंपल इमेज मैं लगा सकता था, लेकिन मैंने लिख दिया लेट्स डिस्प्ले एन इमेज। उसके ये बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ना, लेट्स बिल्कुल डिस्प्ले आएगा। इमेज, अच्छा इसलिए हाँ, ये हेडिंग है। इसलिए हेडिंग है। ठीक है। आपने देखें, कंटेंट आपने बनाना है ना, आपने कंटेंट बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, फिर डिज़ाइन के ऊपर कंटेंट प्लेस करना है। अगर मैं, ये ज़रूरी नहीं था हेडिंग देना, मैं इमेज वैसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जस्ट ये कुछ ठीक है। डिज़ाइन के लिए। अच्छा जी, इमेज का क्या टैग है जी? गुड, IMG, ठीक हो गया। अच्छा, इमेज का टैग क्लोज होता है? सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इमेज का टैग क्लोज नहीं होता। ठीक है, इमेज टैग क्लोज नहीं होता। जिस तरह हमने तमाम टाइटल स्लैश लगा के, टाइटल स्लैश लगा के पैराग्राफ हेडिंग्स को क्लोज किया है, तो ये इमेज का टैग हमारा क्लोज नहीं होता। अच्छा, इमेज लिखा, इसके बाद सोर्स, SRC, SRC मीन्स सोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, फिर डबल कोटेशन मार्क्स, और ये आपने ग्रेटर देन साइन कह लें इसको,
वो लगा के आपने ये टैग बंद कर दिया। ठीक है, ये क्लोजिंग से मुराद, ये क्लोजिंग से मुराद वो नहीं, ये वाला, ये मैं टैग बंद करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाला बंद करने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे इस डबल कोटेशंस के अंदर वो पाथ्स देंगे। हमारा पाथ क्या है? एसेट्स, Slash. एसेट्स स्लैश Images. इमेजेस स्लैश। अब आ जाएंगे हम उसका पिक्चर का हू बहू नाम। ठीक है, चूंकि ये लंबा चौड़ा नाम है तो इसलिए हम इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो या इसको हम रीनेम कर देते हैं a.jpg। अब आपने यहाँ पर a एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। ठीक है, जेपीजी है, पीएनजी है, क्या है, आपने एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है, बताना, अदरवाइज ये लोड नहीं करेगा। इसको किया सेव। अच्छा, हमने उसको चेंज कर दिया है, वो फोल्डर में उठा कर ले आए ना हम लोग, इसलिए। मैंने उसको ड्रैग करके वहां पे रख दिया, इसलिए ये हुआ। कुछ समझ आई बात? ये वो परेशान ना होना, वो मैंने उसको पहले बाहर रखा हुआ था, फिर मैंने वो फाइल एडिटिंग वो बाहर वाली कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसको वो फोल्डर बना के अंदर डाल दिया, ये इसलिए हुआ। ये ले, इमेज आ गया, ये लेट्स डिस्प्ले इमेज भी आ गया, और उसके बाद ये वाला वो इमेज भी आ गया। ये हमारा इमेज आ गया आराम से। इस इमेज के साइज को कम करना होता है जिससे बिल्कुल, वो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है प्रॉपर्टीज़, वो देखते हैं साथ साथ थोड़ा सा आगे भी चल के। तो ये ये सारी हमारी डिज़ाइनिंग इसी की बेस के ऊपर है, सब कुछ यही है। आप टैग्स याद कर लो, टैग क्लोजिंग याद कर लें, टैग की प्रॉपर्टीज़ आपको पता हों, दैट्स इट। मेन बात यही है, आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, फिर कुछ एडवांस एलिमेंट्स आएंगे, जैसा बूटस्ट्रैप में हम जाएंगे, फिर डिव आएगा, टेबल आएगा, टेबल को कैसे यूज़ करना है, डिव्स का क्या फ़ायदा है। तो डिव और टेबल का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्या होता है। एक मेन डिफरेंस है, नहीं नहीं, एक ये कोड से अलावा, अब अगर यूज़र एंड की तरफ आए ना, तो उसका एक ही फ़ायदा है डिव्स का, टेबल का। डिव का फ़ायदा ओवर टेबल एक ही है, यूज़र एंड के ऊपर। वो जल्दी ओपन हो जाते हैं। जो टेबल की साइट्स हैं, जो टेबल में बनी हुई हैं, वो जब तक आपकी साइट फुली लोड नहीं हो जाएगी, डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, वाइट स्क्रीन आपके सामने है, आपकी साइट स्लो चल रही है, नेट स्लो है, या आपको किसी भी वजह से साइट हैवी है या नेट स्लो है, तो जब तक बैक एंड के ऊपर पूरी की पूरी साइट लोड नहीं हो जाती, आपके सामने क्या है, वाइट स्क्रीन। तो यूज़र आपका क्या होगा, यूज़र से क्या कर रहा होगा, यार ये कौन सी साइट है जो खुल ही नहीं रही, उसको पता ही नहीं ना बेसिकली ये खुल रही है, ओपन क्यों नहीं हो रही है। डिव क्या है, डिव का फ़ायदा मैंने आपको बताया, मेन फ़ायदा, जितनी जितनी खुलती रहेगी उतनी उतनी शो होती रहेगी। 10% लोड हो गई, 10% शो हो जाएगी, 50% लोड हो गई, 50% शो हो जाएगी। जिस तरह वो ओपन हो रही है, उसी तरीके से वो आहिस्ता 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 शो होती जाएगी। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर हम अपना आप बैग लेके जाएं, तो जब ये जीमेल, आउटलुक, ये टेबल में जब ये पुराने डिव्स में नहीं थी, तब यकीन करें कि इनको स्लो नेटवर्क के ऊपर खोलना आलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कोई 5 6 7 ट्राइज के बाद जो है वो तब कहीं जाके जीमेल या हॉटमेल, हॉटमेल तो बिलखसूस, बिलखसूस याहू हो गया, ये मेल सब जाके ओपन होती थी। फिर इन्होंने क्या किया कि आहिस्ता से अपने आप को शिफ्ट किया, और शिफ्ट जब किया तो नीचे वो इतना सा लिखा हुआ आता था, फर्स्ट फ्लोर नेटवर्क्स। एक नया इंटरफेस था, ठीक है, जो जल्दी ओपन होता था, थोड़ा टाइम लेता था, और जो फास्ट नेटवर्क के ऊपर जिनके लिए जो नया इंटरफेस था वो फास्ट नेटवर्क के लिए बनाया गया था। अब जिसके पास फास्ट नेटवर्क नहीं है, तो उसके वो नीचे साइड पे लिखा हुआ होता था फॉर स्लोअर कनेक्शंस, आप उसके ऊपर बटन दबाएंगे स्लोअर कनेक्शन पे। तो स्लोअर कनेक्शन पे जब बटन दबाते थे तो सिर्फ मिनिमल एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ वो लोड हो जाते थे, बाकी जो भी एटसेट्रा कोई एनिमेशन है कुछ भी है वो सब गायब हो जाता था, और वो साइट फ़ौरन जो है वो आपके सामने लोड होके आ जाती थी। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस था डिव्स का और टेबल्स।
तो डिव अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ बात करें, अब थोड़ा सा आ जाए CSS की तरफ, डिज़ाइन की तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें, कोई भी। इसमें सर ये आपने जो एमएच के पीछे वो लगाया है क्या लगाई, सॉरी? एसआरसी सोर्स, SRC सोर्स। सोर्स। सोर्स पाथ। हाँ, बताना है कि आपका इमेज किधर रखा हुआ है। ये सोर्स बताता है। जैसे मैं आपसे, आप घर में है आपने भी, आपसे कोई पूछता है भी कोई चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल बुक है कहाँ रखी है, आप उसे बताएंगे फलाने कमरे में जाएंगे, फलानी कबर्ड है, उसकी फलानी शेल्फ में वो बुक रखी है, वो वहाँ से पिक कर लेगा, वरना वो ढूंढता रहेगा पूरे घर में। ऐसे ही है। तो सेम यही चीज़ कंप्यूटर के अंदर है, आपने उसको पाथ बताना है। सोर्स इज पाथ। ये डी में रखा है, ई में रखा है, इमेज किस फोल्डर में रखा हुआ है और उसकी एक्सटेंशन क्या है, अब वो बताएंगे सोर्स के अंदर। ठीक है, अब हमने बताया कि देखिए सोर्स में आए, सोर्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमास कि असेट्स के फोल्डर में जाओ पहले। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो उससे मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी फाइल लोकेशन क्या है, रूट फोल्डर, रूट लोकेशन, कि मैं फोल्डर ओपन करूँगा सामने मेरा फोल्डर है। अच्छा, रूट फोल्डर है, रूट के बाद मैंने उसके सोर्स में क्या बताया, असेट्स में जाओ, ठीक है चले गए। असेट्स के बाद क्या लिखा हुआ है, इमेजेस, ठीक है इमेजेस में जाओ, ओके चले गए। इमेजेस के बाद ये जो इमेज है a.jpg, इसको आप पकड़ के डिस्प्ले करवा दें। अब ठीक है, नहीं वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो पूरे वर्ड नहीं लिखने वो होते ना। पूरे वर्ड नहीं लिखने, वो पूरे वर्ड नहीं लिखने। देखिए तो अगर आप ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जैसे सोर्स है तो एसआरसी लिखना है हमने, मतलब SOURCE उसके पूरे ठीक स्पेलिंग है, है। हम SRC क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये कोई। डिफाइंड वर्ड्स हैं जिसको कहते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं लैंग्वेज चीज़ के हमारे, जो कि हमने यूज़ करने हैं, जो हमें पता होने चाहिए, नहीं भी हैं तो हमें पता होने चाहिए, याद करने हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ नहीं आगे कर सकते। कुछ इसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। जैसा कि PHP माई एडमिन के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं, कोई एक आधा? नहीं नहीं, ये तो रिजर्व वर्ड नहीं है। WP जैसा कि कोई डेट है, डेट है, ये एक रिजर्व वर्ड है, ये एक रिजर्व वर्ड है। आप इसमें जाके PHP एडमिन में डेट के नाम से इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डेट हो गया, फिर डेटाबेस हो गया, ये इस तरह के कुछ है जो रिजर्व वर्ड है। तो यही आपके सामने आगे आएंगे, जो आपको अब सोर्स है तो SRC हमने यूज़ करना है। बस ये भी हमें याद कर रखना है। एग्जैक्टली ये आपको याद, जैसे टैग्स आप याद कर रहे हो, आपको ये भी याद करना है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसकी, CSS की। CSS किस किस टाइप्स की हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इनलाइन क्या होगी, क्या? किसी इमेज के साथ स्टाइल का टैग ओपन करके। वेरी गुड, ठीक है। इमेज के अंदर उसी लाइन में, उसी लाइन के अंदर जिसमें मैं स्टाइलिंग करना चाहूँ, उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइन में, उसे मैं कहूँगा इन लाइन स्टाइलिंग। फॉर एग्जांपल मुझे H1 के अंदर स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, तो मैं इसी के अंदर स्टाइलिंग लिखूंगा, तो ये इनलाइन स्टाइलिंग है। मुझे पैराग्राफ के अंदर स्टाइलिंग करनी है, तो मैं पैराग्राफ के अंदर ही स्टाइल का कोड लिखूंगा, ये इनलाइन स्टाइलिंग है। ठीक है, मुझे H2 की करनी है, मुझे इमेज की करनी है, तो मुझे उसी पर्टिकुलर लाइन में जहाँ मुझे चेंजेस रिक्वायर हैं, डिज़ाइन रिक्वायर है, मुझे वहीं पे चेंजेस करनी है, ये इनलाइन स्टाइलिंग है। अब इनलाइन स्टाइलिंग, फॉर एग्जांपल H1 में आते हैं, H1 में आकर स्पेस आगे। स्टाइल अच्छा, स्टाइल के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ क्या? कौन सा है? अगर मुझे इसको सेंटर में लाना है, वेलकम टू NFT, क्या करूँगा, अलाइन सेंटर, वो ठीक हो गया। कुछ ऐसे हैं जो आपके स्टाइल टैग के अलावा काम करेंगे, जैसे अलाइन मुझे करना है, ये मैं चाहता हूँ वेलकम टू NFTP क्लास पेज के सेंटर सेंटर में आए। स्टाइल से भी कर सकते हो, अलाइन स्टाइल, दोनों तरीकों से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं स्टाइल को लेके, स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास में आ गए। अब मैं यहाँ पे से क्या लिखूँ, कोई कोई प्रॉपर्टी बताओ, टेक्स्ट लाइन। बोलो यार। अच्छा जी, ये कह रही हैं टेक्स्ट डैश अलाइन
यहाँ पे आप लिखोगे, जब भी प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, स्टाइल का नाम लिखोगे, फिर आपने फुल कॉलन यूज़ करना है, जैसे मैंने भी लिखा है CENTER, सेंटर। सेंटर दो होते हैं, CENTRE भी और CENER। ये CENTER दरमियान वाला है, CENTRE कौन सा होता है? फोकस वाला। हम्म। एक की बात फोकस जो नहीं नहीं, सेंटर जिस तरह ये सेंटर है, NFTP ट्रेनिंग सेंटर है, ये वाला सेंटर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक से ज़्यादा इसी स्टाइल में एक से ज़्यादा भी प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ या स्टाइलिंग कोड्स लगा सकता हूँ। एक तो ये हो गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब दूसरा लगाने के लिए मुझे सेमी कॉलन यूज़ करना है, टर्मिनेटर। सेमी कॉलन को हम कहते हैं टर्मिनेटर। ये लगा दिया, यानी कि ये वाला कोड जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ तक ब्रेक हो गया। अब इससे आगे जो है वो नया काम करेगा। क्या लिखूँ यहाँ पे? ठीक है, कैसे करवा सकते हैं? फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट अगेन फुल कॉलम। आप इसको देते फॉर एग्जांपल 600। जितना देते रहेंगे 600, 900, 900 बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, 700 तकरीबन। फॉर एग्जांपल इसमें कहते हैं 700। यहाँ पे ब्रेक कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, बता दिया ये फॉन्ट बोल्ड जो है, फॉन्ट वेट है, यहाँ तक हमारा ब्रेक हो गया। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलर भी दे देते हैं। ठीक है, कलर क्या दे कलर इसको? पिंक का हेक्सा क्या है? या सिंपल पिंक लिखूंगा तो चलेगा? चलेगा, ओके। सेव किया। सेव करने के बाद आ जाएं अपने ब्राउज़र पर रिफ्रेश करें। क्या हुआ? सेंटर में आ गया, कलर भी चेंज हो गया। एक काम नहीं हुआ, बोल्ड नहीं हुआ, फॉन्ट वेट अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पिक्सल नहीं लिखा, PX नहीं लिखा। ये है 700 बी के टैग से भी, लेकिन बी तो आपको सिर्फ एक लिमिटेड, बस बी बोल्ड कर देगा। लेकिन अगर आपको बोल्ड में भी वेरिएशन चाहिए, ज़्यादा बोल्ड हो, थोड़ा हो, मीडियम बोल्ड हो, फिर ठीक है। तो ये अब हम रिफ्रेश करते हैं दोबारा PX के बाद। ये क्यों नहीं हुआ बोल्ड भाई? डिफरेंस नहीं पड़ता, पिक्सल से वाकई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो ये हमारा बोल्ड क्यों नहीं हुआ फिर? स्पेलिंग तो नहीं गलत कहीं? हम्म। ये नहीं हुआ बोल्ड। अच्छा, फॉन्ट वेट के अलावा हम देख जैसा बी लिखा और बी क्लोज कर दिया, बी फॉर बोल्ड। लगता है इसकी हमारे साथ कोई लड़ाई है ये भी बोल्ड नहीं हुआ। एनी आइडिया? हम्म। वही है। आप क्या बता रहे हो मुश्तबा? सिर्फ फॉन्ट यहाँ पे, यहाँ नो। पहली तो बात यह है कि इसको फॉन्ट वेट अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फॉन्ट वेट जो भी हमने लिखा था वो इसका अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक, अच्छा नहीं नहीं, फॉन्ट, अच्छा फैमिली लगाते हैं, फैमिली बताएं, फैमिली का क्या लिखूं? हम्म। फॉन्ट फैमिली
अच्छा, ये हो सकता है कुछ मेरे ब्राउज़र में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस पे इतना कुछ है कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। चल रहा है ना, ये चलेगा, मुझे पता है। अच्छा, अब ये देखें, ये साइट लाइव चल रही है मेरे सर्वर के ऊपर, और ये चल रही है ऑफलाइन। ये देखो, यहाँ पर एनिमेशंस ये पिक ही नहीं हो रही, लेकिन यहाँ एलिवेट ब्रांड लॉयल्टी लिखा हुआ है, ये एनिमेशंस पिक ही नहीं हो रही। फिर यहाँ पर पीछे ये इमेज आएगा, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, आप नजर आ रहा है आपको? ये वही साइट है। अब ये देखना, ये लोकल के ऊपर चल रही है, और यहाँ पे कुछ ऐसा है वाइट बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पर वही साइट कॉपी है ये सर्वर के ऊपर। तो इसमें कुछ है मेरे इसमें मशीन में कुछ, बहरहाल। तो आपका लेकिन काम वैसे ही करेगा जैसे हमने लिखा, एन एफ टी पी फॉन्ट क्या लगाने के लिए, सॉरी, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट वो काम ऐसे ही करेगा। पी एक्स लिखें ना लिखें, इट्स ओके। बोर्ड में वेरिएशंस डालने के लिए आप 100 से लेकर 900 तक की आप अपनी वेरिएशन लगा सकते हैं। फॉन्ट फैमिली फॉर एग्जांपल, एक कोई भी सैन सेरिफ हो सकती है, टाइम्स न्यू रोमन हो सकती है, एरियल हो सकता है, एरियल बोल्ड हो सकता है, लेकिन उसके में एग्जैक्ट स्पेलिंग, एग्जैक्ट सेंटेक्स चाहिए, वो कैसे होगा? तो अगर मैं सिर्फ एरियल लिख दूं, ये मैंने एरियल लिखा, हाँ ये चेंज हुआ, देखा? एरियल में ये चीज ने आपको फॉन्ट फैमिली ये चेंज कर दिया। ये आपकी इनलाइन स्टाइलिंग है, और इसी को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये नहीं है बेसिकली। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, एक टैग के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? जिस तरह आप लोगों ने अभी बताया मुझे, अलाइन जो है, ठीक है, अलाइन जस्टिफाई, ये पैराग्राफ का है। अब ये टैग कैसे आ रहा है? एक को काम करते हैं, कॉपी, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ बनाने के लिए। ये क्या हो गया? अच्छा, अब ये देखेंगे, ये आपको जो यहाँ से टुडे वी आर गोइंग, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, जस्टिफाई, अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। तो अगर इसको मुझे जस्टिफाई करना है तो मैं क्या करूँगा? टेक्स्ट अलाइन नहीं, सिंपल पी, जैसा ऊपर लिखा था, अलाइन जस्टिफाई, ये वाला, ये हम लिख देंगे जस्टिफाई। ये देखिए जस्टिफाई हो गया, आपके कॉर्नर्स इक्वल हो गए, नज़र आया? ये आपको जस्टिफाई करने के लिए यहीं से आप लिख दें CENTER, सेंटर, ये आप सेंटर कर लेंगे। यहीं से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये टैग के एट्रीब्यूट्स हैं, हर टैग के अपने अपने पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि इमेज को हमने स्मॉल करना है या बिग करना हो सकता है, क्या से करेंगे? स्टाइल, ठीक है, स्टाइल क्या लिखूं? वैसे क्या होता है नॉर्मली कि एक चीज़ लिखनी होती है, क्या चीज़ लिखनी होती है? विड्थ, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 6 या 500 पिक्सल्स, ठीक है। अगर मैं हाइट ना लिखूं तो क्या होगा?
अच्छा, अव्वल तो ऐसा होता है कि बूटस्ट्रैप में कि जब आपने एक विड्थ को डिफाइन किया तो वो हाइट को ऑटो एडजस्ट करके उसी के हिसाब से वो दिखा देता है, ऑटो एडजस्ट कर देता है। तो विड्थ लिख दें खाली तब भी चलेगा। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें, ठीक है, ये छोटा हो गया। अच्छा, अब अगर मैं 700, ठीक है, ये आप अपनी साइजिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हाइट विड्थ आपको तब ज़रूरी है एग्जैक्ट जब आपको पिक्सेल्स के अंदर, मतलब यहाँ पे प्रॉपरली इतने बाय इतने का इमेज चाहिए। आप वहाँ पर जिस तरह कभी आपने फोटोशॉप में देखा हो कि जब आप एक इमेज को रीसाइज कर रहे होते हो, आप विड्थ लिखते हो कुछ भी, फॉर एग्जांपल 500, हाइट खुद लिखी आ जाती है। वो क्या होता है, रेशोज है ना, रेशोज आपको वो ऑप्शन देता है कि रेशो या तो आप प्री डिफाइंड यानी कि ऑटो ऑटो रेशो उठा लो, यानी कि जब भी आप एक विड्थ लिखोगे ऑटोमेटिकली उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएगी। एक बात, अगर आप ऑटो रेशो नहीं चाहते, आप सेल्फ डिफाइंड विड्थ और हाइट चाहते हैं, तो आप उसको ऑटो रेशो को अनचेक कर देते हैं। फिर आप जो भी विड्थ अपनी मदद से लिखेंगे और हाइट अपनी मदद से अपनी जो भी आपको चाहिए वो लिखेंगे, वो आपके अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, ये होगी आपकी एक इनलाइन स्टाइलिंग शीट हो गई और आपके एक एट्रीब्यूट्स हो गए। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स के बाद इंटरनल स्टाइल अगर मुझे लिखना है, इंटरनल सीएसएस, तो वो मैं कैसे लिखूंगा और कहाँ लिखूंगा? ये क्लोज करने से पहले लिखूंगी। क्या कहाँ क्या क्लोज करना? हेड का वो टैग क्लोज करने से पहले लिखूंगी। गुड, एक बात, ठीक है, बहुत अच्छे। जी, आगे बताएं। ठीक है, एक हेड के अंदर क्या टैग होगा? स्टाइल का, ठीक है। और आगे लाइक्स। अच्छा, अब ये स्टाइल यहाँ पे मुझे कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्जांपल मुझे बताएं कि मैं चाहता हूँ कि H4 के ऊपर कोई जो है वो अप्लाई करूँ कोई स्टाइल। खाली H4 लिखूंगा या कोई साथ डॉट या हाइफन कुछ लगाना है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि देखिए जब हम लिखते हैं डॉट, ठीक है, डॉट जहाँ भी लिखा होगा सी एस एस में, पहले तो ये समझ लें कि डॉट जहाँ भी लिखा होगा सी एस एस के अंदर, दैट्स मीन क्लास। वो क्लास क्या है कि हम एक पीस ऑफ सी एस एस का डिज़ाइन कोड बना लेंगे, क्लास बना लेंगे। फिर जहाँ भी हमें वो स्टाइल अप्लाई करना होगा तो हम वो सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे, हमारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा एक स्टाइल कोई 20-30 कोड्स लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है, तो क्या हम वो 20-30 लाइनों का कोड हर जगह कॉपी पेस्ट करते फिरेंगे? नहीं, हम एक सिंपल क्लास बना लेंगे, ठीक है, उसको क्लास का नाम देंगे कि ये डिज़ाइन है मेरा, माय डिज़ाइन फॉर एग्जांपल, और इंशाल्लाह हम इसको लेटर ऑन भी स्टडी करेंगे। तो उस क्लास को हम आगे जाके यूज़ कर लेंगे। कैसे पता चलेगा? वो डॉट, ठीक है, डॉट इज़ अ क्लास, हाइफन सॉरी हैश जहाँ लगा होगा, हैश का मतलब है आईडी। क्लास और आईडी ये क्या है, थोड़ा सा इसमें मुझे बताएंगे? ठीक है, बात तो वही हो गई। आईडी यूनिक है, ठीक है, आईडी यूनिक है, आईडी हमारी यूनिक है। कभी आपने देखा हो कि एक ही स्टाइल के अंदर, एक ही क्लास के अंदर हमने मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई किए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यूँ लिखा होता है कैप्शन स्पेस H1 H4 P div, उसके ऊपर सबके ऊपर वो अप्लाई हुआ होता है, तो वो आईडीज हम उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइक से, अच्छा जी, H4 आ गया, हमने लिखा। इसके बाद जब भी आप अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे तो करली ब्रैकेट्स स्टार्ट, देन करली ब्रैकेट्स क्लोज, इसके अंदर आपने जो भी कुछ लिखना है आपने वो लिखना है।
बताएं जी क्या लिखना है H4 में। क्या करना चाहते हैं इसमें? हाँ H4 में हम क्या, मैं इसको कहाँ डिस्प्ले करवाना चाहूँ। मैं बस चाहूँगा कि सेंटर में आए। बताए ना थोड़ा सा। चलो माशाल्लाह, मुझे वर्डप्रेस की निस्बत यहाँ रिस्पांस मिल रहा है, तो थोड़ा सा दें अब। अच्छा, क्या लिखूंगा। ठीक है, फुल कॉलन, सेंटर, टर्मिनेटर, देन। अच्छा जी, कलर दे दें, फॉर एग्जांपल ब्लू दे दिया, मेरा पसंद का कलर है। अच्छा चले, नेक्स्ट। फॉन्ट, इटैलिक कर दें। ये एक ये मुझे से बड़ा गुस्सा आता है, फॉन्ट वेट कितना दे रहे जी, 700। अच्छा जी, फॉन्ट फैमिली, एरियल। लेकिन हम इसको अच्छा जी, इटैलिक करना चाहें तो ठीक क्या है। लिखेंगे? फॉन्ट स्टाइल, हम्म, फ्लोट। यार ये जो है हमारे फ्लोटिंग जो है, कुछ मार्जिन भी हैं। अब मार्जिन हो गया, मार्जिन टॉप, मार्जिन पैडिंग, फ्लोट हो गया, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। ये हमारे रिस्पॉन्सिव सेटिंग में ज़्यादा मदद करता है फ्लोटिंग जो है। अलाइन से ज़्यादा जो है ना, फ्लोटिंग जो है वो ज़्यादा, जब भी एक प्रोफेशनल CSS डेवलपर काम कर रहा होता है ना, तो वो, अब एक हम ब्रेक डालना चाहे हम BR भी डाल देते हैं। वेब के लिए तो ठीक है, लेकिन जब मोबाइल में जाते हैं तो वो इतनी स्पेस आई हुई होती है, ठीक है, तो वो यूज़ नहीं करते, तो वो इन अलाइनमेंट की जगह पर वो फ्लोट यूज़ हो रहा होता है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हम दे देते हैं इटैलिक। नीचे क्यों भाग गया था यार, इटैलिक दे दिया, और इसको सेव कर दिया। करेंगे तभी चलेगा, नहीं करेंगे तब भी चलेगा। सेंटर हो गया, इटैलिक भी हो गया, कलर भी अप्लाई हो गया। क्या नहीं हुआ, सिर्फ वेट अप्लाई नहीं हुआ, जो पहले से यहाँ पर नहीं हो रहा। इसमें आना है 10-15 मिनट, अभी क्लास है तो बताओ, फिर ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, 10 मिनट दे दो बस, 10 मिनट। क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं, डैश डालने हैं, कॉलम डालने हैं। अच्छा देखिए, फॉन्ट साइज तो वो 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये है फॉन्ट साइज। वो पिक्सल में, उसने पिक्सल में आना है। फॉन्ट वेट तो ये बोल्ड की वेरिएशन है बेसिकली, कि बोल्ड कितना करना है। अब 20 सिंपल लिख दोगे, वो तो एक सिंपल बोल्ड करके देगा। फिर आपको वेरिएशन अगर बोल्ड में चाहिए तो वो आपको किस तरीके से चाहिए। अच्छा, अब आपका इसमें देखें, जब भी आप एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट यूज करेंगी, टेक्स्ट अलाइन, कलर, फॉन्ट वेट, स्टाइल मटाइल, ये वो जो कुछ भी है, उसके फौरन बाद आपने उस पर फुल कॉलन लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लगाया, फुल कॉलन, कलर लगाया, फुल कॉलन। उस प्रॉपर्टी के बाद उसका एट्रीब्यूट आएगा। लाइक टेक्स्ट अलाइन इज अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद उसका एट्रीब्यूट क्या है, सेंटर, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी के बाद फुल कॉलन लगाना है, फुल कॉलन के बाद आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो आपको चाहिए, फिर उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगा देना है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इसलिए कि ये यहाँ पर मेरा जो मैं प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। क्लोज नहीं करेंगी, वो क्या करेगा, आगे आने वाले जितने भी हो गया उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, या आपको एरर देगा, या काम नहीं करेगा। ठीक है, तो टर्मिनेटर या सेमी कॉलन हम इसलिए यूज़ करते हैं। और फुल कॉलन जो है, मैंने आपको बताया, जब भी एक प्रॉपर्टी आप लगाएंगी उसके बाद आपने फुल कॉलन देना है। फुल कॉलन के बाद आपने प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट देना है, एट्रीब्यूट के बाद आपने टर्मिनेटर का साइन लगाना है।
प्रॉपर्टी की कॉलम वो 90 और स्टार्ट उसके उसकी प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट के बाद आपने टर्मिनेटर आपने लगा देना है। तो ये हमारी क्या थी, एक इंटरनल स्टाइल शीट थी। एक्सटर्नल कैसे है इंशाल्लाह वो हम कल देखेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे काम कर रही है हमारी। अच्छा, आप इसी बिहेवियर को चेक करने के लिए आप इसको किसी और ब्राउज़र में भी खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओपन करते हैं, ये देखें ये दूसरे ब्राउज़र के अंदर हमने ओपन किया, और क्रोम में देखें कैसे है हमारे पास। फायरफॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट दिखाता है, थोड़ा सा। इसको हम क्या कहते हैं, जब भी एक साइट बनाते हैं, किसको जहन में रख के हमारी साइट बनाई जाती है, क्या कहते हैं उसको, क्रॉस ब्राउज़र प्लेटफॉर्म। कि आपकी साइट को हर वेब प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रॉपरली उसी डिज़ाइन में काम करना है जिस तरीके से वो एक क्रोम में है या फायरफॉक्स में है या ओपेरा में है या एज में है। क्योंकि कुछ ब्राउज़र्स हैं जो एक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं दूसरी को नहीं करते। ठीक है, ये प्रॉब्लम ब्राउज़र्स के अंदर है। इसलिए क्रॉस ब्राउज़र प्लेटफॉर्म आपको वेबसाइट्स अपनी डिज़ाइन करनी होती हैं ताकि आपके हर जो ब्राउज़र है उसके ऊपर आपकी साइट जो है वो प्रॉपरली वो रन करे। तो अभी तक मुझे बताएं कि कोई इशू, कोई क्वेश्चन है तो कल इंशाल्लाह हम एक्सटर्नल साइट शीट की तरफ जाएंगे और मज़ीद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो या इसमें मज़ीद जो है वो थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे आज। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो भाई ये पूछ लीजिए। जी मुनज़्ज़ा, इस्मा मुनज़्ज़ा। सर लेकिन आपने वो H4 ऊपर क्यों लिखी थी, नीचे क्यों नहीं लिखी क्या हेडिंग? आप चाह रही हैं कि मतलब कि आप छोट ऐसे ना H1 H2 H3 ऐसे ऐसे आते हैं ना। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कहीं भी एच कार्डिंग नंबर कहीं भी यूज़ कर सकती हैं। ये कोई वो सिमेट्री नहीं है, मतलब कोई अरेंजमेंट या ऐसा नहीं है कि हमें लाजमी H1 के बाद H2 ही लेकर आना है, H2 के बाद लाजमी है H3 ही लेकर आना है, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी अपनी मर्जी का H1 टैग, H2 H6 या पैराग्राफ आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सर मतलब ये कोई अलाइनमेंट नहीं है। सर अगर इनके साइज चेंज हो रहे हैं, हम स्टाइल से कर रहे हैं, तो फिर हम हेडिंग मतलब इस तरह H4 जैसे हमने पहले H1 दिया वो ब्रॉडर थी थोड़ी, और H4 थोड़ी कम हो गई उसका, तो अगर हम फॉन्ट और स्टाइल और उसकी साइज हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो फिर हम इनकी हेडिंग का नाम उस अब देखें, पहली बात, आप H1 सिर्फ लिखते हो, वो एक फॉन्ट की हेडिंग अप्लाई हो जाती है, मतलब वो फॉन्ट बड़ा हो जाता है खुद ही से। ठीक है, वो बड़ा हो जाता है। अगर आपको फॉन्ट फैमिली या साइज खुद से बढ़ाना है, आप उसके लिए CSS लिखेंगे, तो थोड़ा सा वर्क काम है ना ये। ठीक है, कहाँ है कि सिर्फ H1 लिखा, ओके बात खत्म, बड़ी हेडिंग आ गई। ठीक है, अब समझ आई। अगर आपको, अब मैं कहता हूँ कि मुझे अगर इससे भी बड़ी चाहिए, ये जो वेलकम टू NFTP1 लिखा हुआ है, ये H1 है ना, ये सबसे बड़ी है, हेडिंग वाले सबसे बड़ी, लेकिन मुझे अगर इससे भी बड़ी चाहिए, क्या करूँगा। ये है वेलकम टू NFTP H1 लगा हुआ ही है ना, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इससे भी बड़ी अपीयर हो। फॉन्ट साइज लगा दो, 70 px लगा दो, लगा के देख लें। चलें जी। क्या काम करेगा फॉन्ट वेट, ठीक है। तो आप इसको आपका नहीं पसंद आ रहा ना वो, अगर यार ये इतना बड़ा नहीं है, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए, H1 जो है वो मुझे मेरे मतलब का हेडिंग नहीं आ रही, आप उसमें फॉन्ट साइज लगा के उसको बड़ा छोटा अगेन आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके हाथ में हैं, स्टाइलिंग, डिज़ाइनिंग, सब कुछ। तो इंशाल्लाह कल इससे नेक्स्ट चलेंगे, पेज की फुटर से लेके डिज़ाइनिंग तक कुछ आगे काम करेंगे इंशाल्लाह।